हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम फुल सिलेबस टेस्ट मतलब एफएसटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखो, री नीट का एग्ज़ाम है, 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत कम आपके पास टाइम है। इस टाइम पे सबसे कम टाइम ड्यूरेशन में अपनी सबसे अच्छी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, किस तरह से आप एफएसटीज़ को यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हो, किस इंसान को कितने एफएसटी देने चाहिए, किस सब्जेक्ट के कितने एफएसटी देने चाहिए, फुल सिलेबस एफएसटी कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। कैसी स्ट्रैटेजी जिससे एक नॉर्मल बच्चा भी आराम से 1 महीने के टाइम में अपने 50 से 100 नंबर बढ़ा सकता है। एक स्ट्रैटेजी जिसको पिछले 3-4 महीनों में मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, हर बच्चे ने अपना स्कोर इंप्रूव किया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में बार बार डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप आए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे लोग आते हैं, सब्सक्राइब कर किए बिना ही चले जाते हैं। आपको मेरे नोटिफिकेशन चाहिए तो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड सो लेट्स स्टार्ट। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट डॉक्टर सौरभ एम्स ऑन टेलीग्राम। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले फुल सिलेबस टेस्ट की स्ट्रैटेजी में हम करते क्या हैं। होता क्या है कि जो हमारा एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम, एक बात समझना, उसमें बायो का वेटेज ज़्यादा है, केमिस्ट्री का वेटेज 25% है, फिजिक्स का वेटेज 25% है। लेकिन जब भी आप कोई पेपर देते हो, सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम और एनर्जी आपकी लगती है फिजिक्स करने में, है ना। सो मेरा एक बेसिक सा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है, यहाँ पे हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और वो केवल आपके एग्जाम को 25% ही बना रहा है, तो आप पहले उस चीज़ पर फोकस मत करो, पहले आप बचे हुए 75% पे फोकस करो। तो हमारे एग्जाम में ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, इसमें बायो एंड केमिस्ट्री ये सबसे कम एफर्ट वाले सब्जेक्ट है, रिलेटिवली कम एफर्ट वाले सब्जेक्ट हैं। सबसे कम एफर्ट वाला सब्जेक्ट है बायो एंड केमिस्ट्री रिलेटिवली कम एफर्ट वाले सब्जेक्ट हैं, लेकिन इनको करना आसान है। इनमें कम मेहनत में आप आउटपुट जल्दी निकाल पाते हो, क्योंकि बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मोस्टली आपको रटना पड़ता है, या रटने वाले, मेमोराइजिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्ट्स इसमें कम है, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। जबकि फिजिकल में, जैसे आपने इस बार भी देखा था, फिजिकल का पेपर लेंदी था। फिजिक्स का पेपर ईजी होने के बाद भी फिजिक्स करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि हमारा पेपर इतना लेंदी था। बायो एंड केमिस्ट्री का भी, बायो का पेपर खास करके लेंदी होने के कारण लोगों को फिजिक्स करने का टाइम नहीं मिला। सो अगर आप फुल सिलेबस एफएसटी पे जाते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, 400 नंबर आ रहे हैं, 500 नंबर आ रहे हैं, वो बच्चे भी फुल सिलेबस एफएसटी पे जा रहे हैं। दिस इज स्टुपिडिटी। अभी आपका अगर नंबर बहुत कम आ रहा है, इस बात को गौर से सुनना, अगर अभी आपका नंबर 300 है, 400 है, 500 है, इसका मतलब है कि कुछ आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और कुछ आपके स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो आपके अच्छे से नहीं हुए हैं। आपका पहला काम है उन चैप्टर्स को छांट के उन चैप्टर्स को ढंग से कंप्लीट करके उनके आपको 200-300 क्वेश्चन अलग से करना। मतलब आप अभी पहले पार्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज जा करके उन अपनी कमियों को ख़त्म करो, जो आपकी कमियां बहुत लंबे टाइम से बनी हुई हैं। आप अभी फुल सिलेबस टेस्ट अगर देने चले जाओगे, अगर आप तीनों सब्जेक्ट के पेपर्स देना शुरू कर दोगे, तो आप उसी लूप में घूमते रहोगे, आपके नंबर वहीं के वहीं रहेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपके नंबर 300, 400, 500 तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी आपके कुछ इंडिविजुअल चैप्टर्स वीक हैं जिनको सही किया जाना ज़रूरी है। इसलिए आप फुल एफएसटी मत दो। फुल एफएसटी देना अभी आपको उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। अब देखो क्या होता है, फुल एफएसटी देने में क्या होता है, एक तो वो बहुत हेक्टिक होता है, दूसरा पूरा दिन उसको देने में निकल जाता है। 3 घंटे का आप पेपर दोगे, फिर उसको आप एनालाइज करोगे, आपको पढ़ने के लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलेगा। दैट्स वाई फुल सिलेबस टेस्ट केवल उन्हीं लोगों को देना है जिनका स्कोर ऑलरेडी 600 क्रॉस कर रहा है। जिनका स्कोर अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा, उनको थोड़ा सा मैं स्ट्रैटेजी जो बताऊँगा वो यूज़ करना, वेट करना, 15 दिन बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट पर जा सकते हो। ठीक है, देखो, जैसे मैंने कहा कि फिजिक्स का पेपर जो होता है ना, वो एक इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एनालाइज ऑल्सो। क्योंकि मैंने देखा है कि 3 घंटे का पेपर आप सॉल्व करते हो, उसमें बायो को एनालाइज करने में आपको लगता है आधा घंटा, केमिस्ट्री को एनालाइज करने में लगता है आधा घंटा, लेकिन फिजिक्स को एनालाइज करने में, क्वेश्चन समझने में और कई बार क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने में 1-1, 1.5 घंटे लग जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम अगर कोई हमारा पेपर एनालिसिस में कंज्यूम करता है तो वो है फिजिक्स। ठीक है, बायो एंड केमिस्ट्री जल्दी हो जाते हैं। सो अगर आपका स्कोर 600 से ऊपर आ रहा है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 600 से ऊपर आ रहा है, मतलब आपका स्कोर ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। बायो में अगर आपके नंबर 340, 350 चल रहे हैं, केमिस्ट्री में 150 चल रहे हैं, फिजिक्स में 150 चल रहे हैं, मतलब आपका स्कोर ऑलरेडी अगर बहुत अच्छा आ रहा है, तो ही आप फुल सिलेबस एफएसटी पे जा सकते हो। मतलब आप 1-3 घंटे का पेपर उठा करके रोज़ दे सकते हो, इतना आप कर सकते हो। और जब कभी भी आपको लगता है कि पेपर्स ज़्यादा हो रहे हैं, अपनी थ्योरी को टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है, तब आप थ्योरी पर जाओ, थ्योरी का वो पर्टिकुलर पार्ट रिवाइज करो और फिर फुल सिलेबस टेस्ट पे वापस से आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर रोज़ दो,
आप हर दूसरे दिन दे सकते हो, हर तीसरे दिन दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी थ्योरी का कौन सा पोर्शन आपको लगता है वीक है। क्योंकि हमारा गोल टेस्ट देना नहीं है, हमारा गोल है अपनी कमियां फाइंड आउट करके उन पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉपर्ली रिवाइज करना। तो अगर आपका स्कोर 600 से ऊपर है, आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, रोज़ आपका काम चल जाएगा और आप जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपकी वीक है उनको आप इंप्रूव करिए। अब देखो, जिन लोगों का स्कोर 600 से कम है, ठीक है, या जिन लोगों को लगता है कि उनके बायो का स्कोर अभी 340 से कम आ रहा है, 330 से कम आ रहा है, ठीक है, मतलब आपके बायो में काफ़ी इंप्रूवमेंट अभी बाकी है, तो इन लोगों को एक बायोलॉजी का FST रोज़ देना चाहिए। कोई भी बच्चा जिसका स्कोर 300 से ऊपर आने लगा है बायो में, उसको बायोलॉजी का एक FST रोज़ देना चाहिए। आप अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक रोज़ एक FST दोगे, आपका बायो इंप्रूव होकर के 300 से 350 तक पहुंच जाएगा। आपका गोल ये है कि फाइनल एग्जाम के पहले आपका बायो का स्कोर जो है वो 350 के आसपास आना चाहिए, मतलब बायो ऑलमोस्ट नियर परफेक्शन हो। वो लोग जिनके अभी 300 से कम नंबर आ रहे हैं बायो में, मैं यहाँ सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर आपके नंबर अभी बायो में 300 से कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर जो आपके वीक हैं, 2 चैप्टर, 5 चैप्टर, 10 चैप्टर जो भी हों जो आपके वीक हैं, उनकी पहले लिस्ट बनाओ, उन चैप्टर्स को प्रॉपर्ली NCERT से करो, उन या आपके नोट्स जो होंगे जहाँ से आपने पहले कर रखा हो वहाँ से करो, उन एक चैप्टर के आप उठा के 300 क्वेश्चन अलग से लगाओ। मतलब वीक चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, हर एक चैप्टर को ढंग से करना है, उसके अलग से 300 क्वेश्चन करने हैं ताकि वो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए। उसके आप उन चैप्टर्स के वीक पोर्शंस को टिक कर लो, कौन कौन से आपके पोर्शंस हैं जो वीक रहते हैं, ताकि आप लास्ट में जब एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो आपको वीक चैप्टर्स की लिस्ट निकालनी है, उन चैप्टर्स को ढंग से करना है, उनके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उन चैप्टर्स के आपके वो पॉइंट्स टिक करने हैं, हाईलाइट करने हैं जो आपको पता है कि ये चीज़ें मेरी वीक हैं और ये एग्जाम के पहले मेरी छूट जाती हैं या मुझसे नहीं बनती, तो आप एग्जाम के जस्ट पहले लास्ट के एक हफ्ते में उनको प्रॉपर्ली रिवाइज करके जाओगे। और जब आपके वो चैप्टर्स जो वीक चैप्टर्स थे, जिनका आपको पता है कि ये मेरे चैप्टर्स वीक हैं, जब आपके कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप देना शुरू करोगे बायो का एक FST डेली। और बायो का एक FST आप दोगे और देते 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 लास्ट अगले 25-30 दिन में जब आप 25-30 FSTs दे चुके होगे, बल्कि और आप ज़्यादा भी दे सकते हो बायो के FST, आपका स्कोर 340-350 के आसपास पहुंचने लगेगा। और ये एक पर्टिकुलर चीज़ आपका स्कोर बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकती है फाइनल एग्जाम के लिए। ओके, तो 1 घंटा आप दोगे पेपर देने के लिए, बल्कि सुबह से उठते ही सबसे पहले बायो ही करना शुरू करो। 1 घंटा आप पेपर देने के लिए दोगे, आधा घंटा आप ये देखोगे कि आपने क्या क्या कमियाँ करी, क्या आपकी वीकनेसेस थी, और अगला 1 घंटे का टाइम निकाल के जो भी आपकी कमियां निकल के आई हैं उनका आप करोगे रिवीजन, ठीक है। बायोलॉजी का अगर आपको फुल बायोलॉजी NCERT का रिवीजन करना है या नोट्स का रिवीजन करना है तो वो आपका अलग चलता रहेगा पैरेलल, लेकिन ये एक काम 2-2.5 घंटे का आपको अलग से करना ही करना है, ठीक है। आपको हो सकता है कि लगे कुछ टाइम के बाद कि आपका कोई पूरा चैप्टर ही वीक है तो आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, उसके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या हो सकता है कि हर एक चैप्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो जो आपकी वीक छूट रही हो, जैसे कई बच्चों को क्या कहते हैं एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, जो रटने वाली चीज़ें होती हैं वो थोड़ा कम याद रह जाती हैं, तो वो हो सकता है आपको अलग से करना पड़े, वो चल जाएगा। लेकिन बायो के आपको एक FST रोज़ देना शुरू कर देना है एक सर्टेन टाइम के बाद, ताकि एग्जाम में आपको फुल सिलेबस बायो का पेपर करने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो कि पेपर लेंदी भी आ जाए तो भी आप उसको जल्दी निपटा लो, ताकि आप बचा हुआ टाइम फिजिक्स को दे पाओ। क्योंकि वैसे भी इस बार 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, ठीक है, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा वो, और प्लस अगर बायो से आप 5-10 मिनट अपने बचा लेते हो, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप कर लेते हो तो आपको काफ़ी टाइम फिजिक्स सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा। तब आप फिजिक्स ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, बेटर स्कोर कर पाओगे। एंड सेकेंड चीज़, बच्चे क्या है, बायो के जो आपके अभी तक क्वेश्चंस आ रहे थे जो कि आप लोगों ने देख ही लिए थे कि फुल लेंथ जो क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 10-10, 15-15 लाइन के थे, वो क्वेश्चंस यूजलेस हैं, वो मत करना। बायो में आपको मॉडरेट और इजी लेवल क्वेश्चन ही करने हैं, जैसा नीट 2026 का पेपर आया था। मैं पिछले कम से कम 4-5 महीने से चीख करके ये चीज़ बोल रहा हूँ कि प्लीज़ बहुत ज़्यादा टफ पेपर्स के पीछे मत जाओ, पर अब इस बात को समझ लो कि भाई 2026 का जैसा पेपर आया था वैसा ही उसी लेवल के पेपर आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है रीनीट में भी। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ों के पीछे मत जाना, यू विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। ओके, तो देखो आपका क्या होगा जब आप ये करना शुरू करोगे, जब आप बायो पे इस तरह से फोकस करोगे, आपका ना जो मार्क होगा कम से कम 1 हफ्ते के अंदर आपका स्कोर आपको इंप्रूव होता दिखने लगेगा। आप जैसे ही FST देना शुरू करोगे 1 हफ्ते के अंदर आपका स्कोर 10-20 नंबर बढ़ेगा, और उसके बाद धीरे धीरे करते करते अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपका स्कोर 340 टच करने लगेगा। ये चीज़ बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसलिए सबसे पहले फोकस करना है बायो पर। ओके, अब आते हैं केमिस्ट्री पर। अगर आपकी बायो जब सही होने लगती है, पैरेलली आप केमिस्ट्री में क्या करोगे, अगर केमिस्ट्री में आपके नंबर 120 से कम है, इसका मतलब है कि केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके छूट गए हैं, जिनको भी आपको करना बाकी है। तो सेम चीज़, आप उन चैप्टर्स को ढंग से रिवाइज करोगे, उन चैप्टर्स के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और उन चैप्टर्स के वो वीक एरियाज मार्क करोगे जो आपको पता है कि आपके कमज़ोर हैं, ताकि आप उनको अलग से रिवाइज कर सको एग्जाम के जस्ट पहले। और अगर आपका स्कोर केमिस्ट्री में ऑलरेडी 120 क्रॉस कर रहा है, कि इसका मतलब है कि आपकी केमिस्ट्री अच्छी है, आपको अपने
1 घंटा पेपर देना है रोज़, केमिस्ट्री का एफएसटी भी फिर आपको रोज़ देना है, 1 घंटा उसको एनालिसिस करने में देना है और 1 घंटा आपको रिवाइज़ करना है उन चीज़ों को जो आपकी केमिस्ट्री में वीक थी। और अगर अलग से आपने केमिस्ट्री का कुछ रिवीजन के लिए ले रखा है तो वो 1-1.5 घंटे का टाइम आप अलग से निकाल के रखो। इतना आपको केमिस्ट्री का करना है। केमिस्ट्री का एक एफएसटी रोज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है, आपको लगता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, आप हर अल्टरनेट डे कर सकते हो। आज केमिस्ट्री कर लिया, कल फिजिक्स कर लिया, आज केमिस्ट्री कर लिया, कल फिजिक्स कर लिया, लेकिन बायो का आप रोज़ दे रहना। इस तरह से आप एफएसटी यूज़ कर सकते हो केमिस्ट्री के। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में एफएसटी पर बाद में आना है। सबसे पहला बेसिक काम जो फिजिक्स का करना है वो है फार्मूलाज एंड पीवाईक्यूज़। अगर फार्मूलाज एंड पीवाईक्यूज़ आपको हर एक चैप्टर के आते हैं तो आप मान के चलो कि फिजिक्स में 70-80 नंबर आप इजीली ला सकते हो। पीवाईक्यूज़ हमको केमिस्ट्री के भी करने, वो मैं बोलना भूल गया था ऊपर, पीवाईक्यूज़ आपको केमिस्ट्री के भी करके जाने ही जाने हैं। फिजिक्स में आपका मेन गोल है सबसे पहले फार्मूलाज करो किसी भी चैप्टर के, थ्योरी रिवाइज करो उसकी, उसके पीवाईक्यूज़ करो, उसके बाद आप एफएसटी पे आना। फिजिक्स में डायरेक्टली एफएसटी पे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिक्स में फार्मूला बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन होते हैं और पीवाईक्यूज़ बेस्ड इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि पहली प्रायोरिटी हमारी वो हो जाती है। ठीक है, अगर आपका कोई चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपका रे ऑप्टिक्स हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, EM वेव्स, AC हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, 12th वाला पार्ट जो है सेमीकंडक्टर्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इसमें से अगर कुछ भी आपका छूटा हुआ है, ग्रेविटेशन हो गया, ये जो चैप्टर्स के मैंने नाम बताए, इनमें से अगर कुछ भी छूटा हुआ है तो पहले इन चैप्टर्स के आप फॉर्मुलेस इन पीवाईक्यूज़ जरूर कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो इनकी थ्योरी भी रिवाइज कर लेना, लेकिन पहले फिजिक्स के जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है खास करके क्लास 12th के, उनको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, जब आपका फिजिक्स आपका सिमट जाएगा तब आप फिजिक्स का एफएसटी देना शुरू करोगे और वो आप हर तीसरे दिन दे सकते हो। आप बायो का एफएसटी रोज़ दोगे, केमिस्ट्री फिजिक्स का या तो आप अल्टरनेट दे सकते हो, या आप केमिस्ट्री का भी एफएसटी रोज़ दो और हर तीसरे दिन क्या करो, एक फुल लेंथ पेपर दे लो। इस तरह से आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एफएसटी हर थर्ड डे आपका पेपर के थ्रू ही हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरह से अपना डिसप्रपोर्शनेट टाइम, मतलब जो इजी चीज़ें हैं बायो एंड केमिस्ट्री, उसको टाइम आपको ज़्यादा देना है एफएसटीज़ करने में, ताकि उससे आपका स्कोर जल्दी इंप्रूव हो, और फुल लेंथ पेपर आपको कम रखने हैं अपने, ताकि आपका पूरा दिन ना चला जाए पेपर देने में। ठीक है, तो फुल सिलेबस टेस्ट आप हर तीसरे दिन कर सकते हो, उसमें फिजिक्स भी कवर हो जाएगी आपकी। और जैसे जैसे आपका स्कोर इंप्रूव होता जाए, देखो इस स्ट्रैटेजी का फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आपकी बायो इंप्रूव होगी, केमिस्ट्री इंप्रूव होगी, धीरे धीरे करके आप फिजिक्स को टाइम ज़्यादा दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी क्या हो जाए, बायो में 330 से ऊपर आने लगे और जब आपकी केमिस्ट्री में 140 से ऊपर आने लगे, इस टाइम पर आप फिजिक्स के एफएसटीज़ बढ़ा सकते हो। मेरा कहना यह है कि अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपकी फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, लेकिन फिजिक्स तक पहुंचने का रास्ता बायो और केमिस्ट्री के थ्रू होकर के ही गुजरता है। मतलब अगर आपकी बायो बहुत स्ट्रांग होगी, देखो जो लोग बायो स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, जिन लोग 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग बायो को स्टार्टिंग से बहुत अच्छे लेकर के चलेंगे और उसके बाद टाइम देंगे केमिस्ट्री को अच्छे से लेकर के चलेंगे, उनके पास बाद में इतना टाइम मिलेगा फिजिक्स करने को कि वो अपनी रैंक आराम से इंप्रूव कर सकेंगे और सिलेक्शन तो लेके ही निकलेंगे। जो लोग स्टार्टिंग से फिजिक्स के पीछे पड़ेंगे, होगा क्या कि वो दिसंबर तक करेंगे फिजिक्स, बाद में क्या हो जाएगा, उनके पास टाइम कम पड़ेगा, फिर उनको आना पड़ेगा बायो और केमिस्ट्री पर। अल्टीमेटली ना उनकी बायो केमिस्ट्री ढंग से होगी और फिजिक्स चूंकि वो छोड़ चुके होंगे तो फिजिक्स का भी रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और इस बार हुआ यही है 2026 में, वो लोग जो फिजिक्स स्टार्टिंग से बहुत अच्छी कर रहे थे वो भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए क्योंकि उनको फिजिक्स लास्ट में रिवीजन करने का ही टाइम नहीं मिल पाया। सो इस तरह से आप बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के एफएसटीज दोगे, आपकी सक्सेस पूरी जो फिजिक्स की है वो डिपेंड करती है आपकी केमिस्ट्री एंड बायो पे। केमिस्ट्री बायो आपकी अच्छी है, आप फिजिक्स को खूब टाइम दे पाओगे। अगर आपकी केमिस्ट्री एंड बायो वीक है तो आप फिजिक्स को टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर आप फिजिक्स के चक्कर में पड़ जाओगे आपकी बायो और केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। अल्टीमेटली फिजिक्स में 30-40 नंबर आप गेन कर लोगे, लेकिन 100 नंबर आप बायो केमिस्ट्री में गवा के आओगे। तो ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। आपको बायो और केमिस्ट्री अच्छी रखनी है, बचा हुआ टाइम फिजिक्स को देना है। फिजिक्स थोड़ी ख़राब भी होगी, चल जाएगी, सिलेक्शन आपका रुकेगा नहीं। फिजिक्स बहुत अच्छी होगी, उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर IIT एग्जामिनेशन। दिस एग्ज़ाम नीड्स योर मेमोरी, नॉट योर इंटेलेक्चुअल पावर। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में एग्जाम का अपना सिलेक्शन से हाथ मत धो लेना। थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के पहले रटने वाली चीज़ों पे ध्यान दो, उसके बाद धीरे धीरे करके इंटेलेक्चुअल चीज़ों पर जाओ। योर फोकस शुड बी मोर ऑन बायो एंड केमिस्ट्री। इस तरह से आप करते हुए चलोगे, एफएसटीज़ को यूज़ करोगे। आप अगर आप पेपर देने की आदत डालते हो तो आपका ना दिमाग थोड़ा सा बढ़ता है। अगर जब तक आप पार्ट सिलेबस टेस्ट देते रहते हो, आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि किसी एक चैप्टर को जब आप करना शुरू करते हो आपको मोमेंटम बना हुआ होता है उस चैप्टर में। लेकिन जब आप फुल सिलेबस टेस्ट पे आते हो और किसी एक चैप्टर का कहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है तब आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अपना दिमाग अपना इतना वाइडेंड करना है कि आप फुल सिलेबस के लिए प्रिपेयर्ड रहो। इवन अगर आपको लगता है कुछ चैप्टर्स आपके छूट गए हैं जो आपको करना भी बाकी हैं, तो अगर आपके 90% चैप्टर हो गए हैं,
और आपके 10% चैप्टर रह रहे हैं तो भी आप एफएसटी देना शुरू कर सकते हो। उन 10% क्वेश्चंस को अब मत करना अभी, लेकिन आप फुल सिलेबस टेस्ट देने की आदत डाल लो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो यूज़ दिस इन प्रॉपर वे, यू विल इम्प्रूव 50 to 100 मार्क्स डेफिनेटली इन योर एग्जामिनेशन। वो लोग जिनकी बायो बहुत ख़राब है, 200 नंबर से भी कम है जिनकी बायो, उनको मैं कहूँगा भाई सिर्फ और सिर्फ पहले बायो करो। जितना जल्दी तुम बायो में इंप्रूव कर सकते हो उतना तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ना, किसी ज़बरदस्ती नई फालतू की किसी मटेरियल के चक्कर में मत पढ़ना, किसी नए लेक्चर्स के चक्कर में मत पढ़ना। फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर यू। उसमें सबसे कम टाइम में सबसे जल्दी एफिशिएंसी आती है। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है, मैंने जैसा पहले ही बोला है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी टू @Dr. सौरभ एम्स, इस पर आप मुझसे टेलीग्राम कर सकते हो। आप चाहो तो मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो रीनीट तक के लिए, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। बट वर्क हार्ड, कीप वर्किंग एंड लेट मी नो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।